हेलो दोस्तों। आप सभी जानते हो कि हम पूरी फैमिली के साथ हम 5 एडल्ट थे और सेल्फ ड्राइव करके हम अभी गुजरात से 4,700 किलोमीटर का लद्दाख का पूरा ट्रिप करके वापस आए हैं। तो आज मैं आपको लद्दाख की ट्रिप के बारे में पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। ऐसे तो हम सब घूमने जाते हैं, गोवा, राजस्थान, केरला, कश्मीर, लेकिन जब लद्दाख घूमने की बात आती है, तब सब सोचने लग जाते हैं कि लद्दाख जाना चाहिए या ना जाना चाहिए। कौन सी उम्र के लोग को लद्दाख जाना चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। और लद्दाख जाने से सांस फूल जाती है, सर दर्द होता है, वॉमिटिंग होता है और बहुत सारी मेडिकल इश्यू होते हैं। इसलिए हम जब लद्दाख के बारे में प्लान करते हैं तो ये सब सोचते हैं। तो आज मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि लद्दाख जाने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन कैसे करते हैं। हम गुजरात से अगर सेल्फ ड्राइव करके लद्दाख का प्लान करें तो ये सारी बातें हमें पहले से ही प्लान कर देनी चाहिए। जैसे कि कौन से टाइम पे जाना है, कौन सा रूट सिलेक्ट करना है, कौन सी गाड़ी सिलेक्ट करनी है, कपड़े क्या-क्या लेना है, होटल कौन से चूज़ करने हैं, फूड क्या साथ ले जाना है और वहाँ क्या फूड मिलता है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो फिटनेस है कि हमें क्या-क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे और हम अच्छे से लद्दाख का पूरा ट्रिप करके वापस आ जाएँ। तो मैं सिंपली आपको बताऊँ कि लद्दाख में इतना रिस्क क्यों है? एक ही कॉज़ है कि लद्दाख बहुत हाइट पे है। जैसे हम समुद्र तल से करीब 8 से 10,000 फुट की हाइट पे जाते हैं, तो हवा पतली हो जाती है। हवा पतली हो इसका मतलब ये है कि हवा में ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाती है। जैसे-जैसे हम और हाइट पे जाते हैं, मात्रा और कम हो जाती है। कम ऑक्सीजन की वजह से हमको साँस लेने में दिक्कतें होती है। हमारी बॉडी को कम ऑक्सीजन में जो-जो दिक्कतें होती है और जो-जो उसके सिम्पटम्स आते हैं, जैसे वॉमिटिंग है, हेडेक है, नौज़िया है, आपको अच्छा नहीं लगता, खाने का अच्छा नहीं लगता, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, ये सारे सिम्पटम्स जो होते हैं उसको एक्यूट माउंटेन सिकनेस बोलते हैं। और ये बीमारी बहुत कॉमनली लद्दाख की ट्रिप के बारे में होती है और सबको इसी बात का डर रहता है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या-क्या प्रिपरेशन करके जाना चाहिए? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हमारा ये फिटनेस लेवल। अगर आप 5 किलोमीटर का डिस्टेंस 45 टू 60 मिनट में बिना साँस फूले अच्छे से चल सकते हो, तो आपका फिटनेस लेवल काफ़ी अच्छा है। तो रूटीन आप हैबिट करिए कि आप डेली 5 किलोमीटर की वॉक कीजिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, जैसे अनुलोम-विलोम है, प्राणायाम है करें। डीप ब्रीथिंग से हमारी लंग कैपेसिटी जो नॉर्मली हम आधा लीटर हवा इंस्पायर करते हैं, वो बढ़ा के हम 1.5 से 2 लीटर 3 लीटर तक ले जा सकते हैं। जैसे हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमको हाइट पे जहाँ कम ऑक्सीजन है वहाँ बहुत फ़ायदा रहता है। तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, 1-2 महीने की प्रिपरेशन कर लीजिए, अच्छे से फिट हो जाइए। अगर आपका एज 60 या 60 से ज़्यादा है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हृदय की कोई बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, अच्छे से दवाई लीजिए, सब कंट्रोल में कर लीजिए। फिर डॉक्टर की एडवाइस के बाद आप लद्दाख की टूर जा सकते हैं। दूसरा मेरा एडवाइस है कि आप ग्रुप में टूर कीजिए, क्योंकि रास्ता अगर आप सेल्फ ड्राइव करके जा रहे हो तो रास्ता काफ़ी लंबा है। कई जगह पे ऐसे अकेले हो ऐसा लगता है। तो ग्रुप में रहोगे तो बहुत मज़ा आएगा, आप एंजॉय करते-करते धीरे से जाओगे। कोई मेडिकल और कोई और दिक्कत हुई तो आप एक दूसरे की हेल्प ले सकते हो। तो आप ग्रुप में जाइए। जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि एक्लिमेटाइज करना है अपनी बॉडी को। एक्लिमेटाइज यानी हम हमारी बॉडी को कम ऑक्सीजन में रहने की आदत बनानी है। तो हमको स्लोली स्लोली अगर आप 8 या 10,000 फुट की हाइट पे पहुंच गए, वहां रुकिए, रेस्ट कीजिए, बॉडी को एक्लिमेटाइज होने दीजिए, बॉडी कम ऑक्सीजन में रहने की आदत आदत हो जाएगी। फिर आप ऊपर और 1,000 फुट जाइए, वहाँ रुकिए, रेस्ट कीजिए, अच्छे से नींद लीजिए, फिर आगे जाइए। जैसे आप श्रीनगर पहुँच गए, वहाँ रुकिए, श्रीनगर से आप सोनमर्ग जाइए, वहाँ नाइट होल्ड कीजिए, रेस्ट कीजिए। फिर श्रीनगर से सोनमर्ग से आप कारगिल जाइए, वहाँ आप रुकिए, नाइट स्टे कीजिए। ऐसे धीरे-धीरे आप लेह पहुँच जाओगे। लेह पहुँच के लेह में भी आप 2 नाइट का स्टे कीजिए, लेह में घूमिए, लोकल साइट सीइंग कीजिए, रेस्ट कीजिए, अच्छे से नींद लीजिए, भरपूर पानी पीजिए।
पूरी अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखिए। हाइड्रेशन से बहुत ही बेनिफिट रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, पानी की जगह इलेक्ट्रॉल पाउडर पीजिए, नींबू शरबत पीजिए और बॉडी को फिट रखिए। तो आपको कोई मेडिकल दिक्कत नहीं होगी। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन से टाइम पे हमको लद्दाख की ट्रिप करनी चाहिए। जैसे हमारा दो मकसद था लद्दाख की टूर का, कि हमें रोड से जाना है और ऐसे टाइम जाना है कि हमको थोड़ा बर्फ भी मिले और टूरिस्ट कम से कम हो, जिससे वजह से हमें कहीं ट्रैफिक में जाम में फंस ना जाना पड़े और होटलों बहुत महंगी ना हो जाए, फिर जहाँ जाए वहीं भीड़ ही भीड़ ना हो। इसलिए हमने मई महीने का फर्स्ट वीक में जाने का प्लान किया था। इससे क्योंकि वैकेशन भी नहीं होता है और सारे पास खुले नहीं होते, तो इतने सारे टूरिस्ट नहीं होते। तो जैसे हम मई के 3rd मई को यहाँ गुजरात से निकल गए थे, तो 6 या 7 मई को कश्मीर से आगे हम निकल गए थे। इसकी वजह से हमको पूरा पूरा लद्दाख टूर अच्छी तरह से एंजॉय भी किया और हमारे बजट में भी रहा। तो टाइमिंग का भी इम्पोर्टेंस है। दूसरा, अगर आप कश्मीर और श्रीनगर, सोनमर्ग होके जाओगे, तो वहाँ धीरे-धीरे से हाइट बढ़ती है, तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने का चांसेस बहुत कम होता है। और अगर आप मनाली से जाओगे बारालाचा पास क्रॉस करके, तो वो सडन राइज़ होता है, तो वहाँ कई सारे टूरिस्ट को वॉमिटिंग, नोज़िया, हेडेक और माउंटेन सिकनेस देखने मिलती है। तो ये एडवाइज़ेबल है कि आप श्रीनगर होके जाइए, तो आपको कम से कम दिक्कत होगी। अगर आप मनाली से बाय रोड लद्दाख जाने का सोच रहे हो, तो 15 मई के बाद प्लान कीजिए, क्योंकि वो बारालाचा और सिंगोला पास करीब 15 मई के बाद खुला रहता है। अभी जो होटल्स के बारे में आपको बताऊँ, होटल्स का तो हमने कुछ ऐसे प्री प्लान नहीं किया था, लेकिन हमारा टाइम ऐसा था कि बहुत ही टूरिस्ट कम थे। तो हम जब हम रात को पहुँचने वाले होते थे, उससे 1 घंटे या 2 घंटे पहले ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म पे से अच्छी-सी होटल जो हाईवे के नज़दीक हो, वो ढूँढ निकालते थे। उसके साथ रेट डिस्कस करते थे, फूड का सब पूछ लेते थे, होटल के फ़ोटो मँगवा लेते थे, रूम कैसे है वो सब देख लेते थे और हम अच्छी से अच्छी होटल चूज़ कर लेते थे। 2-4 बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म पर रेट भी चेक कर लेते थे और अच्छे से बार्गेनिंग करके हम होटल बुक किया था। तो पूरे रास्ते में हमने जाने से पहले ही बुकिंग करवाया था, लेकिन टाइमिंग ऐसा था कि टूरिस्ट कम थे, तो हमको होटल बहुत चीप रेट में बहुत अच्छी सी होटल मिल गई। और अभी रूट हमने गुजरात से कौन-सा सिलेक्ट किया था, इसके बारे में बताऊँ मैं। हम वडोदरा से निकले, अहमदाबाद अंबाजी दर्शन करके आबू रोड होके हम जयपुर पहुँच गए थे पहले ही दिन। हमने जयपुर हाईवे पे ही होल्ड किया, फिर दूसरे दिन सुबह हम जयपुर से निकल के पठानकोट पहुँच गए। पठानकोट हाईवे पे होटल अच्छी सी मिल गई थी। सुबह में ब्रेकफ़ास्ट करके हम पठानकोट से श्रीनगर पहुँच गए। पठानकोट से श्रीनगर पहुँचने में नेशनल हाईवे नंबर 44 वाया जम्मू है, वही आपको यूज़ करना चाहिए। बीच में एक दयाल चौक करके आता है, वहाँ से डाइवर्जन दिखाता है गूगल, लेकिन वो डाइवर्जन दयाल चौक से उधमपुर ले जाता है, लेकिन वो रास्ता बहुत ही खराब है। तो मेरी एडवाइस है कि आप नेशनल हाईवे 44 पे रहिए, वाया जम्मू होके उधमपुर होके श्रीनगर और जाइए। श्रीनगर में हम शाम को पहुँच गए थे। शाम को हमने डल लेक पे अच्छे से घूमे, फिर रात को रेस्ट किया और सुबह हम सोनमर्ग के लिए निकल गए। हमारा ऐसा प्लानिंग था कि हम सोनमर्ग से आगे कारगिल जाके नाइट स्टे करें। लेकिन ऐसा है कि सोनमर्ग से कारगिल जाने जो जोजिला पास है, उसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। 1 दिन जाने वाले को और 1 दिन आने वालों के लिए ओपन रहता है। तो हम जब पहुँच गए थे सोनमर्ग, तो उस दिन हमको जाने नहीं दिया, क्योंकि कारगिल से आने वालों का टर्न था। तो दूसरे दिन हम निकल गए सोनमर्ग से और हम वाया कारगिल होके हमने कारगिल में कारगिल वॉर मेमोरियल देखा। वहाँ हमारे वीर जवानों ने हमको पूरा हिस्ट्री बताया कि कारगिल वॉर में क्या हुआ था और कैसे हमारे वीर जवान शहीद हुए थे और कैसे हमने ये लड़ाई जीती थी। वो पूरा अच्छी तरह से समझाया। हमने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और वहीं से हम आगे लेह के लिए निकल गए। कारगिल से लेह जाने का रास्ता बहुत ही अच्छा रास्ता है और एकदम खूबसूरत अच्छे से मेंटेन किया हुआ रास्ता है।
सराउंडिंग बहुत बड़े-बड़े पहाड़ हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई दूसरे प्लेनेट पे आ गए हो। नज़ारे इतने अच्छे हैं कि आप बहुत ही एन्जॉय करेंगे और रोड भी इतना अच्छा है। रास्ते में एक मूनलैंड करके भी आता है। उसका नज़ारा देख के आपको ऐसा लगेगा कि कहीं आप चंद्र पे तो नहीं आ गए। और इतने सारे डिफरेंट-डिफरेंट कलर के पहाड़ हैं, इतने सारे डिफरेंट-डिफरेंट कलर के पत्थर से बने हुए इतने खूबसूरत पहाड़, एन्जॉय करते-करते आप लेह पहुँच जाओगे। लेह में हम 2 नाइट का होल्ड था, तो हम 2 नाइट लेह में रुके। लेह में ऐसा है कि अगर आप लद्दाख रीजन में घूमना है तो आपको परमिशन लेना होता है। आप ऑनलाइन भी परमिशन ले सकते हो, लेकिन ऑनलाइन लेने के लिए आप लेह पहुँचने से पहले 48 पहले वो परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे से वो नहीं हो सका था, तो हम डायरेक्ट वहाँ लेह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके वो परमिशन के लिए ऑफ़लाइन ही एप्लीकेशन किया। आधार कार्ड सब टूरिस्ट का ज़रूरी है और कुछ ₹500 फ़ीस था। वो भर दिया तो हमको तुरंत ही परमिशन परमिशन मिल जाती है। तो हमने 2 दिन लेह के लोकल साइट सीइंग किए जिसमें शांति स्तूपा है, मॉनेस्ट्री है और वॉल ऑफ फेम देखा। वॉल ऑफ फेम में कारगिल वॉर के बारे में और हमारी इंडियन आर्मी के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ मिल जाती है। फिर हम 2 दिन रुक के लेह से वाया खरदुंगला पास नुब्रा वैली के लिए निकल गए। खरदुंगला पास करीब 18,000 फीट की हाइट पे थे और वहाँ हमको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अगर आप खरदुंगला टॉप पे जो 18,000 फीट की हाइट पे वहाँ कम से कम टाइम रुकिए। तो हमने फटाफट वहाँ हमारी तस्वीरें ले ली, कुछ वीडियो ले लिए और खरदुंगला टॉप से हम नीचे उतर गए। फिर वहाँ से आगे हम नुब्रा वैली के लिए निकल गए। नुब्रा वैली में भी बहुत सारी होटल्स हैं, तो हमने ऑनलाइन ही होटल बुक करवा दिया था। तो होटल में जाके रुके, फिर नुब्रा वैली के जो इम्पोर्टेंट साइट सीन है, जैसे सैंड ड्यूक्स है और डबल हम्प कैमल राइड है, वो भी हमने किए। वहाँ आगे जाके हमने हॉट वाटर स्प्रिंग में जाए गए, वहाँ हमने बाथ लिया, ₹100 पर पर्सन। वहाँ सबको अलाउड करते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन एंड नीट बाथरूम्स मिलते हैं, तो वो भी हमने एन्जॉय किया। और फिर हम होटल जाके रेस्ट किया और दूसरे दिन मॉर्निंग में हम नुब्रा वैली से पैंगोंग के लिए निकल गए। नुब्रा वैली से पैंगोंग का रास्ता बहुत ही पहाड़ी रास्ता है। आपको अच्छी तरह से सेफ्ली ड्राइविंग भी करना चाहिए, लेकिन ब्रो वालों ने रास्ता बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। रास्ते में जो स्वयं रिवर आती है और रिवर में जो रास्ता है, करीब 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता पूरा रिवर में से जाता है। वो रास्ता ऑफ-रोड ड्राइविंग का आपका शौक पूरा कर देगा। रास्ता थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है, जिसको हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, तो वो अच्छी तरह से आपका पास कर दोगे। और वो थोड़ा खराब रास्ता मिला हमको और इससे अलावा कोई रास्ते पे इतनी खराब नहीं थे। तो वो रिवर क्रॉस करके हम आगे निकल गए, जहाँ रास्ते में जैसे हम पैंगोंग लॉक पहुँचने से पहले एक ब्रोक कैफेटेरिया आता है। वो आप ब्रोक कैफेटेरिया में ज़रूर जाइए, बहुत ही अच्छी तरह से बनाया हुआ कैफ़े है। वहाँ पे लेह में इतने दूर, इतने इंटीरियर में इतना अच्छा कैफ़े है कि आपको अच्छे से केक मिलेगी, अच्छी-सी कॉफ़ी मिलेगी और सब बहुत सी सारे स्नैक्स आपको वहाँ मिल जाएँगे। तो आप श्योरली एन्जॉय किए, करीब 13,800 फीट की हाइट पे है और अच्छी सी लोकेशन पे बनाया हुआ है, तो आप वो भी एन्जॉय किए। वहाँ से फिर हम हमारा फाइनल डेस्टिनेशन पहुँच ही गए, जो था पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक का नज़ारा देख के मन भर जाता है। वो नीला क्रिस्टल क्लियर पानी का बड़ा-सा समंदर देख के दिल खुश हो गया कि हम कहाँ आ गए। अब जब पैंगोंग लेक को देखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि कुदरत ने क्या-क्या नज़ारे बना के रखे हैं हमारे लिए और बहुत ही अच्छी जगह थी। और पैंगोंग लेक को एन्जॉय करके हमने ऑनलाइन वहाँ भी एक कॉटेजेस बुक किया था। आप ऑनलाइन बुक कर सक बहुत बहुत सारे कॉटेजेस जो आपको मिल जाते हैं। बहुत ही चीप रेट में मिलते हैं, खाने का बहुत अच्छा होता है। पैंगोंग लेक पे राइट नाइट पे करीब -4 डिग्री टेम्परेचर था, तो भी हमको कुछ दिक्कत नहीं है, करीब 15,400 फीट की हाइट पे कॉटेज था, तो भी ऐसे कुछ साँस की दिक्कतें नहीं आई थी। तो ऐसे पैंगोंग लेक का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन खत्म हो गया, तो हमको वहाँ से वापस जाना था। तो वापस आने के लिए हम वापस ले आए और फिर देखा कि बारालाचा से मनाली जाएँगे, लेकिन बारालाचा पास खुला नहीं था, तो हमको जाने के लिए अलाउड नहीं किया। तो फिर
लोकल टैक्सी ड्राइवर से हमने बात की, उसने बताया कि आप निमू होके पदुम चले जाइए, पदुम से आप मनाली जा सकोगे। लेकिन निमू से पदुम का जो रास्ता है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो वेडनेसडे को ही ओपन रहता है या संडे मॉर्निंग को 7 बजे से पहले आपको जाने देता है। लेकिन हमने चेक पोस्ट पे रिक्वेस्ट किया तो हमको जाने दिया। वेडनेसडे नहीं था, संडे नहीं था, फिर भी हमको जाने दिया। और वो रास्ता पे कई जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन बहुत अच्छा रास्ता है। ज़ंस्कार वैली का ड्राइव बहुत एन्जॉय करोगे। 2 ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों के बीच में से आपको गाड़ी चलाने का जो आता है मज़ा, वो आपको कहीं और नहीं आएगा। कई बार आपको डर भी लगेगा कि कैसे-कैसे पहाड़ी जगह में कोई है नहीं, तो थोड़ा डर भी लगता है। और इसमें अगर आप निमू से पदुम जा रहे हो, तो रास्ते में नहीं होटल आता है, ना कोई पेट्रोल पंप आता है। तो आप लेह में ही कहीं पेट्रोल पंप पे गाड़ी की टंकी फुल करवा के फिर निमू होके पदुम के लिए निकल जाइए और पदुम में नाइट स्टे कीजिए। पदुम से सुबह में हम निकल गए और गॉड ऑफ माउंटेन देख के हम सिंगुला पास गए। सिंगुला पास में इतना मज़ा आया कि बहुत सारी बर्फ थी। वो रास्ता तो सुबह में बंद था, हमको नहीं जाने दिया था। लेकिन दोपहर में जब ब्रो ने वो रास्ता क्लियर किया और फिर हमको जाने का परमिशन दिया और सिर्फ़ वही गाड़ी को जाने दिया था जो गाड़ी 4x4 थी और जो गाड़ी के पास नो चेन थी। तो हमारे पास नो चेन भी थी और गाड़ी भी 4x4 थी, तो हमको जाने दिया। बहुत ही बर्फ मिला, बर्फ में चलाने का जो एडवेंचर लेने का जो मन था वो भी हमारा पूरा हो गया और सिंगुला टॉप करीब 16,500 फीट की हाइट पे है, उसको भी हमने क्रॉस किया। सिंगुला टॉप पे बहुत ही स्नोफॉल हुआ, विजिबिलिटी बिल्कुल 10 मीटर से भी कम हो गई, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी तरह से सिंगुला पास क्रॉस करके हम सिस्सू पहुँच गए। सिस्सू में हमने नाइट होल्ड किया और सुबह हम अटल टनल पास करके मनाली होते हुए मंडी से अंबाला होके जयपुर पहुँच गए। जयपुर में दूसरे दिन हमने कुछ शॉपिंग की और शाम को हम आबू रोड पहुँच गए। आबू रोड में नाइट स्टे करके दूसरे दिन हम अंबाजी दर्शन करके बड़ौदा पहुँच गए। ऐसे हमारा ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, ना किसी को कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हुआ, ना किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हुआ, ना गाड़ी ने दिक्कत की, ना रास्ते में कोई खराबी हुई तो रास्ता ब्लॉक मिला, ना इतना स्नोफॉल हुआ कि हमको रुक जाना पड़ा। टेम्परेचर हमको -6 डिग्री तक मिला था जब हम सिंगुला पास कर रहे थे, तो ठंडी का भी बहुत एहसास हुआ। लेकिन बहुत अच्छी तरह से पूरी फैमिली ट्रिप एन्जॉय करके वापस बड़ौदा आ गए। तो ये मेरा ट्रिप के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन था। अगर आपको इसके बारे में और कुछ डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको पूरा डिटेल दूँगा। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।